लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने एक करा था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। So thermodynamics होता है, it is that branch of chemistry which deals with energy and energy changes, उसे हम बुलाते हैं क्या, थर्मोडायनेमिक्स। और हमने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम पूरे के पूरे यूनिवर्स को दो में डिवाइड करते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम क्या हुआ, which is under observation, और सराउंडिंग्स क्या हुआ, जो उसके anything other than system, that is surrounding। सिस्टम तीन तरह का होता है, वन इज ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। ठीक है, ओपन सिस्टम में बोथ एनर्जी एंड मैटर दे आर एक्सचेंज्ड। फिर उसके बाद क्लोज्ड में ओनली एनर्जी चेंज, आइसोलेटेड एनर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद सिस्टम्स करने के बाद हमने ये पढ़ा था कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो प्रॉपर्टीज जो बल्क से अराइज होती है उन्हें हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। दो तरह की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज करी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव मास के ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिव मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, और वो पूरा हमने एक्सप्लेन किया था, डिफरेंशिएट भी किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बोला कि जब भी हम रिएक्शंस करते हैं तो उसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, वो प्रोसेसेस में आइसोथर्मल किया जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, एडियाबैटिक किया जहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट है, आइसोबारिक जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबोरिक जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, साइक्लिक, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, और स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। Now today we go on to the next topic, internal energy and internal energy change। इंटरनल एनर्जी क्या हुई, इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल यू। किसी किसी बुक्स में कैपिटल ई के साथ भी इसको क्या कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया है, बट हम कैपिटल यू के साथ करते हैं। इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल द energies of the system, sum total of all the energies of the system। अब एक सिस्टम के पास बेसिकली मोटा मोटा अगर हम देखें तो दो ही एनर्जीज को हम डिफाइन करते हैं, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड द अदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। सो जब हम काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में वाइब्रेशनल एनर्जी आएगी। वाइब्रेशनल एनर्जी क्या हुई, इट इज द एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन। रोटेशनल एनर्जी आएगी, स्टेशनल एनर्जी आएगी। ठीक है, सो ये सारी एनर्जीज को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो एक किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, दैट इज सम टोटल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम, दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। अब जो इंटरनल एनर्जी है, it is a state function। क्या होता है state function, which does not depend upon the path but will only depend upon the initial state and the final state of a system, उसे हम state function बुलाते हैं। so internal energy क्या हुआ, state function। अब मुझे ये बताओ कि internal energy extrinsic property है कि intrinsic property है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी की इंट्रिंसिक, क्या बोल रहे हो, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, एक्सट्रिंसिक, एक्सटेंसिव की एक्सट्रिंसिक कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर हम एक रिएक्शन दे रहे हैं जिसमें A इज द रिएक्टेंट और वो कन्वर्ट हो रहा है B को, ठीक है, हम बोलते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी है UA, इसकी इंटरनल एनर्जी है UB। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U क्या आ जाएगा,
That is the internal energy of the products minus internal energy of the reactants, that is the change in internal energy. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस आ सकती हैं. फर्स्ट कंडीशन, अगर इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट्स की ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स. सो इस रिलेशन में देखें, अगर प्रोडक्ट्स की ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, सो डेल्टा यू क्या आ जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. ठीक है. सेकेंड, if UP is less than UR, that is internal energy of the products is less than internal energy of the reactants, in that case delta U will get a negative value, right? अब हम क्या बेसिकली हम इसमें कर रहे क्या है कि हम एनर्जी को या ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट्स, या हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट्स टू द रिएक्टेंट्स. क्योंकि अगर यूपी ज्यादा है तो इसका मतलब यूपी के पास एनर्जी कहां से आई है? यूए से ही आई है ना. इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट से उसके पास एनर्जी आ गई, इसलिए यूपी की एनर्जी ज्यादा हो गई, तो डेल्टा यू पॉजिटिव हो गया. ठीक है. उसी तरह से अगर यूपी की एनर्जी लेस है तो मतलब रिएक्टेंट्स ने एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली है, तो इसलिए जो प्रोडक्ट्स है उसकी एनर्जी कम हो गई, राइट? तो हम एनर्जी को इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं. किस तरह से हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं? लेट्स स्टडी मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. दो मोड्स है एनर्जी ट्रांसफर करने के. द फर्स्ट मोड इज हीट. हीट को हम डिनोट करेंगे बाय Q, राइट? अब हीट के लिए भी देयर कैन बी टू कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से हीट ले रहा है. अगर सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले रहा है तो इसका मतलब सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम इज एब्सॉर्बिंग हीट. के तो जब सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करेगा तो सिस्टम की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वो एब्सॉर्ब कर रहा है हीट. तो इन दिस केस Q is going to be positive. ये बहुत अच्छे से सीखना क्योंकि ये नेक्स्ट जो टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें यही वाले साइंस हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे. तो अगर सिस्टम एब्सॉर्ब कर रहा है हीट, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि सिस्टम हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी और Q जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. सेकेंड कंडीशन, if system is giving heat to the surroundings, if system is giving heat to the surroundings, मतलब system is evolving heat. और अगर सिस्टम हीट इवॉल्व कर रहा है तो इन दिस केस किसकी हीट या एनर्जी ज्यादा होगी? सराउंडिंग्स की. ओके. और यहां पे जो Q आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. क्लियर हो गया? सो दिस इज वन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट which transfer of energy which is known as heat. Second mode जो हम करेंगे that is work. क्या होता है work? फिजिक्स में वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. फोर्स डिस्प्लेसमेंट मतलब यू आर अप्लाइंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट. यही बोलते हैं ना कि अगर आप फोर्स को इस डायरेक्शन में इसको पुश कर रहे हो तो यू आर डूइंग वर्क, राइट? सो बेसिकली हम बोलते हैं कि वर्क इज व्हाट? फोर्स into displacement.
डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ, ये बताओ मुझे कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव? क्यों इंटेंसिव, क्यों एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव। फोर्स क्या है? मास। अच्छा चलो ब्रेक डाउन करो, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्सपेंसिव कि एक्सटेंसिव? इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो जब हम लोग इसको कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाट वर्क इज। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट को लें कि वर्क दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू dl, so dl क्या होगा? इट इज अ स्मॉल डिस्टेंस थ्रू विच वर्क इज डन। ठीक है, सो ये हो गया व्हाट? वर्क। ठीक है, अब जब वर्क हम करते हैं तो वर्क हम बोलते हैं कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि वर्क इज फर्स्ट काइंड ऑफ वर्क जो कि हम कर सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड, यही होता है ना सर्किट में। सो इलेक्ट्रिकल वर्क में व्हाट इज दिस थिंग, क्या कहते हैं उसको, वर्क को आप मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे? चार्ज इनटू डिस्टेंस। वर्क दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट? इट इज गोइंग टू बी Q इनटू D। बट हम जिस वर्क की यहां पे बात करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज नोन एज मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क क्या करता है? इट इज गोइंग टू क्रिएट हीट, प्रोड्यूस हीट। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी लिया हमने, ठंडा पानी लिया है, उसके अंदर आप चर्निंग शुरू कर दो। चर्निंग का मतलब उस पानी को आप हिला रहे हो, मिक्सी में चलो उसको घुमा लो, या उसको वैसे ही आप चर्न करते हो, ब्लेंडर के साथ आप चर्न कर रहे हो, तो रिजल्ट उसका क्या आएगा? दैट वाटर विल बिकम वार्म। दैट इज बिकॉज जो वर्क हम उस चर्निंग से कर रहे हैं उसने क्या करा? उसमें हीट प्रोड्यूस कर दी। और हीट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जा रही है। तो इसको हम इसी के साथ कोरिलेट कर देते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हमने पढ़ी हीट। मैकेनिकल वर्क में भी हम क्या कर रहे हैं? वी आर प्रोवाइडिंग हीट। अगर हम साइकिल का पेडल मार रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग वर्क। व्हाई? बिकॉज वी डूइंग मैकेनिकल वर्क, बिकॉज मूवमेंट ऑफ द पेडल जो है वो उसमें इन्वॉल्व है, राइट? सो मैकेनिकल वर्क जो है, व्हेन वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ गैसेस, तो हम उसे प्रेशर वॉल्यूम वर्क बुलाते हैं। इट इज नोन एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, कैसे इसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क बुलाएंगे? उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग अ सिलेंडर और इस सिलेंडर के अंदर हम गैस ले रहे हैं और उस गैस को हम कंप्रेस करेंगे with the help of a frictionless piston. ठीक है, so we are taking a gas, we are taking a frictionless piston over here. Frictionless piston लेने का मतलब क्या है कि ना तो एनर्जी लूज हो रही है ना गेन हो रही है ड्यूरिंग कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, राइट? अब अगर हम यहाँ पे फोर्स करें तो फोर्स कैन बी गिवन एज प्रेशर इनटू एरिया, because pressure is equal to force per unit area ना। so force क्या आ जाएगा? pressure is equal to force per unit area, therefore force becomes what? pressure into area। अब work क्या है? force into distance। force की हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, तो वर्क क्या बन जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। ठीक है, सो अब एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हुआ? एरिया क्या होगा? ये है ना, और डिस्टेंस क्या होगा? ये
तो इसे हम किसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं? वॉल्यूम के साथ। एरिया इंटू एल इज इक्वल टू वॉल्यूम ओनली ना, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? एल क्यूब, एरिया क्या है? एल स्क्वायर, सो एल स्क्वायर इंटू एल क्या हो गया? एल क्यूब। सो जो यहाँ पे हम a इंटू डी ले रहे हैं, दिस कैन बी टेकन एज pdv, dv क्या होगा इधर? बिकॉज हम स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। क्यों हम यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम ले रहे हैं? बिकॉज हमने क्या करना है? एक्सपेंशन ऑफ अ गैस करनी है और कंप्रेशन ऑफ अ गैस करनी है, तो इसलिए वी आर गोइंग टू टेक अ स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। सो dv कैन बी रिटन एज व्हाट? v फाइनल माइनस v इनिशियल। डिपेंडिंग अपॉन दिस हम लोग वर्क डन बाय अ सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, कल से रोजी और ये तुम दोनों करते ही बैठना, अच्छा विशाली। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि हम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं टू कंप्रेस द गैस। जो सराउंडिंग है वो सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, तो अगर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम करेगी तो पिस्टन अंदर की तरफ को पुश होगा, और वो पुश होगा, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम रिजल्ट्स इन कंप्रेशन ऑफ अ गैस, ठीक है। अब एक चीज आपने यहां पे एक और चीज लेनी है कि बाय कन्वेंशन हम वर्क डन माइनस में लिखते हैं, सो वर्क डन क्या आ जाएगा? माइनस वी डेल्टा वी, ठीक है, क्लियर हो गया? सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ व्हाट कंप्रेशन ऑफ अ गैस इज। अगेन वी आर गोइंग टू टेक अ पिस्टन और हमने इसके अंदर सॉरी सिलेंडर और इसके अंदर हमने गैस ले ली है और हम उसको पिस्टन के साथ पुश करेंगे, ओके। लेट्स से कि ये इनिशियल वॉल्यूम हो गई। जब हमने पिस्टन को अंदर की तरफ को मूव करना शुरू किया तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, कंप्रेशन ऑफ द गैस हो रही है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। लेट्स से दैट दिस इज वी फाइनल। अगर आप देखो तो यहां पे V इनिशियल इज ग्रेटर देन V फाइनल, ये वाली वॉल्यूम ज्यादा है, ये वाली वॉल्यूम कम है, ठीक है। वर्क डन क्या आता है? माइनस P V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू माइनस P। अब V फाइनल जो है दैट इज लेस देन V इनिशियल, तो ये वाली टर्म माइनस आ जाएगी। V फाइनल की जो वैल्यू है वो कम है और V इनिशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो अगर इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये वाली टर्म नेगेटिव आ गई ना। सो माइनस एंड माइनस क्या हो गया? प्लस। सो W इज इक्वल टू P डेल्टा V। सो इससे क्या पता चल रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। सो व्हेनेवर कंप्रेशन ऑफ अ गैस इज टेकिंग प्लेस, मतलब हम जब गैस को प्रेशर लगाकर इसकी वॉल्यूम को हम कम कर रहे हैं तो हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, और जब हम सिस्टम के ऊपर काम करते हैं तो वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरह से हम करेंगे डिस्कस वर्क डन बाय द सिस्टम। सेकेंड कंडीशन आ गई वर्क डन बाय द सिस्टम। अब बाय द सिस्टम का मतलब क्या हुआ? सिस्टम काम करेगा। अगर सिस्टम काम करता है तो इन दैट केस expansion of the gas is going to take place,
ठीक है। सो सिमिलरली वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सिलेंडर, गैस ले ली इसमें, लेट्स से दिस इज बी इनिशियल। अब अगर ये गैस प्रेशर अप्लाई कर रही है पिस्टन के ऊपर तो पिस्टन को क्या होगा, बाहर की तरफ को पुश हो जाएगा, ये वॉल्यूम गैस की बढ़ गई, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज टेकिंग प्लेस, दिस इज बी फाइनल, ठीक है। अगेन W is equal to minus P, V final minus V initial, ठीक है। अब यहां पे in this case V final is greater than V initial, so अगर V final ज्यादा है और V initial कम है तो डेल्टा V क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। So work done by the system क्या आ गया, नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये हमने याद रखना है कि work done on the system is positive and work done by the system is negative. Compression of a gas अगर होगी तो work done क्या है, positive. Expansion of a gas अगर होगी तो work done क्या है, negative. So दो चीजें हमने करी, अगर system heat absorb करता है तो Q क्या है, positive, है ना, और अगर system हीट इवॉल्व करता है तो Q क्या है, नेगेटिव। अगर एक्सपेंशन ऑफ अ गैस हो रही है तो W क्या है, नेगेटिव। और अगर कंप्रेशन ऑफ अ गैस हो रही है तो W क्या है, पॉजिटिव। इसी के बेसिस पे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है। ये हमको बहुत अच्छे से याद करना है बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स है, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम Q पॉजिटिव, heat evolved by the system Q negative, work done on the system positive, work done by the system negative, ठीक है। So we come to the first law of thermodynamics। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी, देखो, according to this law energy can neither be created nor destroyed। So simpler words में अगर हम बोले तो this is a law of conservation of energy, ठीक है। एक और स्टेटमेंट हम इसकी पुट कर सकते हैं, total energy of the universe remains constant, ठीक है। So इसका मतलब अगर हम एनर्जी ऑफ अ सिस्टम करें प्लस एनर्जी ऑफ सराउंडिंग करें, दैट इज ऑलवेज अ, ठीक है। एक और स्टेटमेंट है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। अगर सिस्टम का सराउंडिंग से कुछ लेना देना नहीं है तो उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो भी कांस्टेंट होती है, ठीक है। So basically this is a law of conservation of energy। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम इसका कैसे डिराइव करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने कहा था कि अगर हम एक सिस्टम ले रहे हैं A, ठीक है, और उस सिस्टम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू B, राइट। तो इंटरनल एनर्जी जो इसकी है वो हमने ली UA और इंटरनल एनर्जी जो इसकी है वो हमने ली UB। UA को UB में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी और हमें वर्क भी करना पड़ेगा, तभी हम A को B में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे तो हो नहीं सकता कि A पढ़ा है अपने आप B में कन्वर्ट हो गया, हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता ना। सो A को हमें कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा कि भाई तू B की तरफ को चले जा, और वो इंसेंटिव क्या है? या तो हम उस A के ऊपर कुछ काम करते हैं या हम उसको हीट सप्लाई करते हैं या हम दोनों करते हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि UB जो है दैट इज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ UA जो उसकी इनिशियल एनर्जी थी प्लस हमने
हमने इसको हीट दे दी प्लस काम भी कर लिया, ठीक है। सो टोटल एनर्जी जो है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, इट शुड बी कांस्टेंट। सो जो एनर्जी यहाँ पे Q जो है हीट ट्रांसफर हो रही है वो सिस्टम से सराउंडिंग Q को ही हो रही है ना, वर्क भी हम या सिस्टम पे कर रहे हैं या सिस्टम कर रहा है। तो अगर हम लाइक टर्म्स को इकट्ठे ले जाएं तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा UB माइनस UA दैट इज इक्वल टू Q प्लस W, और UB माइनस UA क्या है, डेल्टा U। This is the mathematical expression for first law of thermodynamics. अब यहाँ पे साइंस की जरूरत है according to the question, अगर हमने न्यूमेरिकल बनाना है या कैलकुलेट करना है। जैसे बोल दिया आपको कि कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन से 700 kilojoules of heat is absorbed by the system and 400 या 40 लिख लो, 40 kilojoules of work is done on the system। ये क्वेश्चन आ गया। अब हमें करना क्या है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे साइंस, ठीक है। सो डेल्टा U इज इक्वल टू, वो क्वेश्चन बोल रहा है 700 kilojoules ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड, तो जब हीट अब्सॉर्ब होती है तो क्या होती है, पॉजिटिव। सो यहाँ पे क्या आएगा 700, ठीक है। एंड 40 kilojoules of work is done on the system, work done on the system is again positive, so ये भी क्या आ जाता है 40, so डेल्टा U क्या आ जाएगा kilojoules। अब अगर यहाँ पे होता है कि 700 kilojoules of heat is absorbed but 40 kilojoules of work is done by the system, तो फिर यहाँ पे साइन क्या आना था, नेगेटिव, ठीक है। सो ये 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमको इसमें याद क्या रखना है कि हमने डेल्टा U नेगेटिव लेना है या हमने पॉजिटिव लेना है। दैट इज ऑल व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है। अब ये तो सिंपल हमने काम कर लिया, ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम बड़ा इजी है, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव बाय द सिस्टम नेगेटिव। अब थोड़ी सी इसमें कंडीशंस लगा देते हैं, ठीक है। इसमें डेरिवेशन नहीं करना है आपको, केमिस्ट्री में डेरिवेशन नहीं है, फिजिक्स में मुझे नहीं पता शायद, बिकॉज़ फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स का एक चैप्टर है, तो आई डोंट नो उसमें डेरिवेशन शायद हो सकती है, बट इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, यू ओनली हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, ठीक है। सो अगर हम लोग एक प्रोसेस ले रहे हैं जिसपे हम बोल रहे हैं कि द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन, इट इज ऑल्सो आइसोथर्मल। तो इसके लिए हम जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए वर्क रिवर्सिबल दैट इज गिवन बाय -2.303 nRT log of V2 upon V1। तुम्हें इसमें से न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, सीबीएसई वालों को आ सकते हैं, एचपी बोर्ड को सिर्फ 1 मार्क का एक्सप्रेशन आ सकता है। सो वर्क रिवर्सिबल दैट इज इक्वल टू -2.303 nRT log of V2 upon V1। हमें पता है n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, T क्या होता है, टेम्परेचर, V2 क्या होगा, फाइनल,
एंड V1 क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, now we also know that at constant temperature according to Boyle's law pressure is inversely proportional to volume। ठीक है, सो अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हमको ये देखना है, रिलेशनशिप देना है, तो क्या आ जाएगा, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log of P1 upon P2, रेसिप्रोकल आ जाता है। ठीक है, फिर एक टर्म आती है which is known as free expansion। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि वो गैस अपने आप एक्सपैंड हो रही है, हम कुछ नहीं कर रहे उसमें। तो फ्री एक्सपेंशन के लिए अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो हम बोल सकते हैं कि P एक्सटर्नल इसमें 0 आ जाएगा। अगर नो प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द गैस या नो प्रेशर इज क्या कहते हैं उसको, एक्सर्टेड बाय द गैस, तो एक्सपेंशन में क्या होता है, वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज ना। सो फ्री एक्सपेंशन में P एक्सटर्नल दैट इज 0, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, फिर 2-3 कंडीशंस और हैं, वो भी देखो इसी में जब हम लोग ये कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डन कि ये हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर एडियाबैटिक चेंज है, फर्स्ट कंडीशन वी आर डूइंग, अगर एडियाबैटिक चेंज है तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी, एनर्जी। सो हमने पढ़ा था कि एडियाबैटिक में Q इज इक्वल टू 0। सो अगर एडियाबैटिक चेंज हम कर रहे हैं तो डेल्टा U क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू W, क्योंकि Q जो है दैट इज बिकमिंग इक्वल टू 0, राइट। और अगर एक आइडियल गैस आइसोथर्मल चेंज अंडरगो कर रही है, अगर एक आइडियल गैस आइसोथर्मल चेंज अंडरगो करती है तो उसके लिए इंटरनल एनर्जी इज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इन दैट केस फिर हमारा वाला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, माइनस Q इज इक्वल टू W, 0 is equal to Q plus W, तो माइनस Q plus W। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो है ये आपने याद रखनी है।